एक्शन। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की फाइटर गीता टंडन से। नहीं तीर तलवार नहीं गोली नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं बहुत मशहूर फाइट वुमेन गीता टंडन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत श्री अकाल सबको। गीता जी, आपको फाइट मास्टर कहूं कि फाइट वुमेन कहूं कि फाइटर कहूं? स्टंट वुमेन बोलो। स्टंट वुमेन। यस। यानी वो जो आमतौर पर फिल्में देखने वाले लोग हैं उनको समझाने के लिए बोलूं कि जो मोटरसाइकिल पे उड़ते हैं, जो लोगों को मारते हैं, आग में से निकल जाते हैं। हाँ जी, वही। आप ये सब करती हैं? हाँ जी। तो आपको यही डर है नहीं हमारा लगता? डर तो दुनिया से लगता है, काम से मुझे थोड़ा कम लगता है। अच्छा चलिए, ये पूरी जो आपकी यात्रा है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं बचपन से। यस। गीता टंडन कहाँ की रहने वाली है? गीता टंडन है तो बॉम्बे में ही रहने वाली। अच्छा। बस मेरे पापा हैं पंजाब से, लुधियाना। मेरी मम्मी पश्चिम बिहार दिल्ली से। अच्छा। तो उन दोनों में कहीं प्यार व्यार हुआ होगा या रिश्तेदारी में शादी हो गई। एक दूसरे को देखा। मेरी पापा और मम्मी की शादी दिल्ली में हुई, फिर दिल्ली से मेरे पापा बाहर निकले काम करने। मेरी बहन दिल्ली में पैदा हुई। फिर उसके बाद में मेरे पापा निकले कोटा। मतलब मेरे पापा बहुत बड़े सिंगर थे। अच्छा। शुगली महाराज। ओके। उनका बॉम्बे में बहुत नाम था, दिल्ली में बहुत नाम था। तो वो काम करने निकले कोटा, शादी होने के बाद, मेरी बहन होने के बाद। फिर मैं जब कोटा में पैदा हुई उसके 1 महीने में ही हम लोग शिफ्ट हो गए बम्बई। अच्छा। तब से बम्बई ही है। जब से मैं पैदा हुई हूँ 1 महीने की, मेरे दोनों भाई भी बॉम्बे में ही पैदा हुए हैं। तो इसका मतलब गीता टंडन मुंबई में पली बढ़ी हैं। यस, पूरा मुंबई। तो फिर तो फिल्म इंडस्ट्री आसपास थी और इसीलिए आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पापा वैसे तो लोगों के घर में जगराते करते थे। मेरे पापा गुरु थे, तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, शक्ति कपूर, कुकू कोहली, ऐसे इन सबके यहाँ मेरे पापा जगराते करते थे। लेकिन पापा ने कभी हमको इंडस्ट्री नहीं दिखाई। लेकिन गाने का शौक लग गया आपको? हाँ, मेरे पापा सिंगर थे मेरे पापा, मेरी बहन। तो ऐसा तो इतनी अच्छी आवाज है नहीं, लेकिन मुझे शौक है गाना गाने का बहुत। अच्छा, तो बम्बई में आपका बचपन बीता और पढ़ाई लिखाई भी यहीं पर हुई? हाँ जी, बम्बई से शुरुआत हुई। पढ़ाई लिखाई इतनी हुई नहीं, क्योंकि जिस माहौल में लाइफ चल रही थी, जब मैं 4th में थी तो मेरी मम्मी भगवान के पास चली गई। तो फिर हम 4 बहन भाई। तो उसके बाद फिर लाइफ थोड़ी चेंज हो गई। मम्मी थी तो हमारी लाइफ बहुत फैंटास्टिक थी कि उस टाइम हमारे घर में टीवी हुआ करता था, फ्रिज हुआ करता था उस टाइम। बिल्कुल। और हम लोग ऐसे रहते थे कि मतलब एकदम अपर क्लास होती है ना, वैसे रहते थे हम लोग। खाना पीना, स्कूल सब अच्छी इंग्लिश मीडियम भारतीय विद्यापीठ स्कूल है जो न्यू बॉम्बे में जी, वहां पर हम पढ़ते थे। फिर मम्मी जब एक्सपायर हुई तो दुनिया चेंज हो गई, बहुत चेंज हो गई। और फिर स्ट्रगल शुरू हुआ? हाँ, मम्मी के जाने के बाद ही हो गया। उससे पहले हमको कुछ नहीं पता था। वही समझ लो बचपन से ही हो गया। मम्मी मेरी, मैं 8-9 साल की थी तो एक्सपायर हो गई। फिर उसके बाद दुनिया पता चली असली होती क्या है। रिश्तेदार जो हमको हाथों में उठाते थे उनने हमको कभी पलट के देखा भी नहीं। ऐसा ही होता है ना कि जब तक बड़े हैं तब तक ही हाओ मेरा बेटा, मेरी बच्ची, जमीन पे पैर रखने नहीं देते थे हमारे। यानी माँ का साया सिर से उठा बस तो जिंदगी बहुत बेरंग हो गई। तो माँ की याद के नाम एक गाना सुनते हैं। हाँ जरूर। तो कितनी अच्छी है। हाँ, मेरी माँ तो बहुत ही अच्छी है। गुनगुनाओगी आप? मुझे इतना गाना वो आता नहीं है। ठीक है, तो ये गाना हम बजाते हैं। हाँ जी। और फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है जी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। तू कितनी अच्छी है,
गीता जी, माँ की याद के नाम हमने ये गाना सुना और आपने बताया कि किस तरह से बचपन में संघर्ष चल रहा था। हाँ जी, बहुत ज्यादा। क्या सबक जिंदगी ने सिखाया आपको? बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया? काम तो मेरा बहुत बात की बात है। मेरी शादी 14 खत्म हो गई, 15 लगा हो गई। देखा जाए तो एक स्टोरी है ये। पिक्चर देख रहे हम कि एक माँ मर गई, रिश्तेदार ने किसी ने रखा नहीं, जो भी रखा 2 रोटी खिलाने से पहले उनको चाहिए सबसे पहले कि हम काम करें। हाँ, जितनी काम करोगे उतनी रोटी मिलेगी, जितना काम करोगे उतनी भाजी मिलेगी। तो वो हमने लाइफ में बहुत देखा है। अरे यार, हम खाने के लिए बहुत तरसे थे, बहुत ज्यादा। हम त्योहार आते थे तो ऐसा लगता है कि जल्दी जाएं, क्योंकि क्या होता था, रिश्तेदारों ने रखा नहीं तो मेरे पापा हमको भाड़े पे रखने लग गए दिल्ली में कहीं। तो फिर त्योहार आते थे तो ऐसा लगता था कि खत्म होए जल्दी, क्योंकि कोई खुशी नहीं, कोई लोग नहीं। क्योंकि हमारे घर में बल्ब लगाने के भी पैसे नहीं होते थे। तो आजू बाजू वाले बच्चे पूछते थे ना, तूने कौन से कपड़े लिए, तुम्हारे घर में क्या आने वाला है मिठाई। तो इसलिए ऐसा लगता था कि जल्दी जल्दी दिवाली खत्म होए, जल्दी जल्दी, मतलब दिन खत्म होए। क्या होता, फिर हम नीचे उतरेंगे ना खुले दिल से, नहीं तो नीचे उतरेंगे तो बोलेंगे अरे अरे क्या मिठाई है, चल मुझे भी खिला तेरे घर की मिठाई, चलो पटाखे जलाते हैं, चल 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 जा कपड़े पहन के आ। तो हम लोग उतने दिन नीचे नहीं उतरते थे, क्योंकि मेरे पापा के पास इतना काम होता नहीं था। क्योंकि 4 बच्चे संभालना, मतलब आज शायद थोड़ा आसान होगा, थोड़ा, लेकिन उस टाइम बहुत मुश्किल था। अब तो ऑप्शन ही इतने काम के। फिर वही त्योहार में ऐसा लगता था कि नहीं भाई खत्म करो। बहुत बहुत त्योहारों में हमने वो देखा है कि एक मिठाई भी, मतलब मैं बहुत लड़का टाइप थी ना, एकदम मैं बहुत बबली थी, तो लोग मुझे आजू बाजू में बहुत प्यार करते थे। तो मुझे बुलाते थे, टीना नीचे आजा, टीना नीचे आजा। मेरे घर का नाम टीना है। अच्छा। फिर बोलते थे आजा यहीं खा ले, तो मैं नहीं खाती थी। मैं हाँ मैं ना आंटी मैं घर पे जाके खाऊंगी, क्योंकि मेरे बहन भाई ऊपर बैठे होते थे। हाँ। तो मैं, वो मुझे कुछ भी खाने के लिए देते थे ना, ऊपर लेके जाती। हाँ, क्यों इधर खाना ऐसा बोलते थे वो लोग मुझे। नहीं आंटी मैं ऊपर जाके खाऊंगी, मुझे शर्म आती है। मुझे ऐसा झूठ बोलना पड़ता था। फिर मैं खाना ऊपर लेके जाती थी, तो हम चारों बहन भाई साथ में खाते थे। मैं इतना जमा कर लेती थी कि हम लोग चारों पेट भर के खाएं। क्योंकि दिन कब बदले, फिर आगे क्या दिन हुआ? तो बहुत टाइम बाद बदला। फिर ऐसा हुआ कि हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए। मेरे पापा का दिल्ली में कुछ काम हुआ नहीं। फिर दिल्ली में मेरी मम्मी की एक बहुत पुरानी दोस्त थी, उनने मुझे देखा, बोला अरे मम्मी कैसी है। तो मेरे पापा ने स्टोरी बताई, मम्मी अभी रही नहीं। मेरे पापा बोले तू बच्चे कैसे संभालेगा, बेटियां कैसे संभालेगा, तो शादी करवा दे इनकी। तो पापा ने बोला इसकी अभी उम्र ही क्या है। तो कुछ नहीं होता ना, बड़ी तो हो गई है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, तेरे ऊपर से बोझ निकल जाएगा। ओहो। ऐसा मतलब लोग बोलते हैं। फिर उनने ही रिश्ता ढूंढा, उनने ही बोला इससे शादी कर ले, ये लोग के इतने सारे घर है, खाते पीते घर के हैं, लास्ट बेटा रह गया है। फिर लोगों ने मेरी शादी करवा दी। अच्छा। तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शादी के बाद घर मिलेगा, टाइम टू टाइम खाना मिलेगा, दिन बदल जाएंगे, शायद दिन बदल जाएंगे। वही पहले वाला, जब मैं 4th में थी तो हम अपने घर में टीवी देखते थे, वैसे दिन आ जाएंगे। हाँ, मैंने सोचा एक सास के तौर पे माँ मिल जाएगी। और मेरा तो थिंकिंग ये तो जिंदगी पलट गई। भूखे रहते थे वो ज्यादा सही था, ये तो ऐसी जिंदगी हो गई कि मेरी सोच के बाहर हो गई। बहुत दुख था ससुराल में। अरे बाप रे बाप, शादी होगी सोचा अच्छा होएगा, ये दौर ऐसा पलटी खाया कि रातों की नींद हराम होगी मेरी। सब लोग बोलते थे ऐसे ही होता है घरों में, मैंने बोला होता होएगा। तो मुझे ऐसा लगा ठीक है यही लाइफ होगी। फिर ऐसा लगता था भगवान कहाँ से कहाँ अटका दिया आपने, ऐसा मतलब भगवान मेरे दोस्त है। अच्छा। बचपन से। तो उनसे बातें करती हैं आप? फिर क्या हुआ, फिर बोलने लगे बच्चा पैदा कर ले सुधर जाएगा। तो हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, बच्चा भी हो गया। फिर बेटा पैदा होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये जिंदगी ऐसी निकल गई वो वाली। लेकिन फिर क्या हुआ, आखिर आपने कोई फैसला लिया? हाँ भाई, फिर आखिर में मैंने बोला ये लाइफ नहीं चाहिए मुझे मेरे बच्चों की लाइफ वैसी नहीं करनी जो हमारी हो चुकी है। क्योंकि मेरी मम्मी मरी, उसके बाद ही हमारा लाइफ बदला। फिर क्या, 2 बच्चे हुए, मैंने सोचा एक दिन बैठ के मैं इनकी जिंदगी में खराब नहीं देना नहीं चाहती, मैंने घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन क्या करना था जिंदगी में, कोई रास्ता तो था नहीं? नहीं, रास्ता तो था ही नहीं, मेरे आगे सिर्फ ब्लैंक था। लेकिन आपने ये फैसला कर लिया? हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मुझे जाना ही जाना है, पता नहीं क्यों। मैंने भगवान को कहा था जाना तो है। और भगवान तो आपके दोस्त हैं, मेरे बहुत बेस्ट दोस्त हैं। फिर क्या हुआ, फिर तो ऐसा हो गया कि लाइफ में बोलने में बहुत चीजें आसान लग रही है, लेकिन उस टाइम जो मेरे ऊपर बीती है मुझे मालूम है। नहीं, मैं आपके एक्सप्रेशंस देखकर ये समझ पा रहा हूँ कि मेरे इन सवालों से आपका जो दर्द है वो पूरा आपके जहन में चल रहा है। हाँ। और हम अपने सुनने वालों को ये बताना चाहते हैं कि जो लोग जिंदगी में बहुत संघर्ष से ऊपर आते हैं वो तरक्की पाते हैं, और इसकी मिसाल गीता टंडन है। शुक्रिया। अभी भी ऐसा फील होता है कि क्या बात है, मतलब भगवान ने इतना साथ दिया कि पता ही नहीं। गीता, यहाँ एक गाना सुनते हैं। हाँ जरूर। बताइए, जिंदगी से जुड़ा कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है इस वक्त? एक्चुअली मुझे पुराने गाने का इतना नॉलेज है नहीं। हाँ। बट मेरी मम्मी को एक गाना बहुत पसंद था। मम्मी को वो विनोद खन्ना का गाना है ना, लगी आग सावन की, वो मेरी मम्मी को बहुत पसंद था। चांदनी फिल्म का गाना। लगी आज सावन की फिर वो
अच्छा, आपने मम्मी के लिए गाना सुनवाया लगी याद सावन की फिर वो झड़ी। हाँ। और माँ को याद करके वो कौन होगा जिसकी आंखों से आंसू न छलक जाए, है ना। तो आपके सामने कोई रास्ता नहीं था और आप घर से निकल पड़ी। फिर बस तब तो वो टाइम पता नहीं मैं कैसे आपको बताऊं जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, शायद इसलिए आज मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। कहाँ गई, क्या किया? अरे बहुत मैं क्या बोलूं तुमको मैं कि मैंने इतने घर ढूंढे ना, किसी ने मुझे रखा नहीं। मेरी एक बहन ने रखा था थोड़ा टाइम। मतलब मैंने क्या नहीं किया, मतलब आप सोचोगे कि भगवान ने मुझे हमेशा इतना सपोर्ट किया ना। मैं गुरुद्वारे में भी रही हूँ अपने बच्चे लेके। तो फिर आखिरकार काम कैसे शुरू हुआ? आखिरकार तो फिर जब बोलते हैं ना ठान लेता है ना इंसान, तो वो कभी हार मान ही नहीं सकता है। बस ये है कि कभी भी अपने आगे ये मत दिखाओ मजबूरी कि मुझे ना किसी का कंधा चाहिए या मेरी मजबूरी है। ये दो चीज अगर अपन ने छोड़ दी ना, फिर मुझे ऐसा लगता है इंसान डट के जी सकता है। तो पहला काम क्या किया गीता टंडन ने? पहले भांगड़े किए शादियों में। अरे बाप रे। क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। हाँ। मैंने बहुत काम किया शादियों में, भांगड़े किए। तब मेरी पेमेंट आई थी 400 रुपए पहली। अच्छा। फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हाँ, पैसे आए। क्योंकि एक औरत 2 बच्चों के साथ पैसे कमाने की जो एक रास्ता मिल गया ना, मेरी वो उड़ान थी। वो शायद वही समझ पाएगी जो मेरे महल से निकली है। फिर उसके बाद बोलते ना काम को काम ढूंढता है, जिसको काम करना होता है उसको काम मिलता है। ये बात बहुत सच है। जिसको दिल से काम करना होता है, किसी का सपोर्ट या कंधा नहीं चाहिए ना, उसको काम मिलता ही मिलता है। बस अपना डिसीजन एक ही होना चाहिए। हाँ। बस फिर मैं काम ढूंढती थी कोई भी। फिर शूटिंगों में भी भांगड़े होने लग गए। अच्छा। लोड़ी बनने लग गई, शादियों में भांगड़े, तो हम उसमें भी जाते थे। शुरू में कौन सी वो फिल्म थी? शुरू में तो हम सीरियल करते थे, बालाजी के बहुत सारे सीरियल। अच्छा। उसमें लोड़ी बनती थी, पंजाबी परिवार होता था तो शादी, फिर बारात, तो उसमें हम लोग का 4-4 दिन निकल जाते थे शूटिंग में। और पैसे भी आ जाते थे। फिर हम लोग मीका सिंह के पीछे डांस करते थे जो पंजाबी, उसमें भी हम लोग स्टेज शो भी करते थे। दिलेर मेहंदी, मीका जी, उनके साथ भी पहले यही किया है सब, मैंने फोक डांस ही किया है। अच्छा। और इस तरह से फिर बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला चलने लगा। फिर ऐसा लगा नहीं अब थोड़े पैसे ज्यादा चाहिए। फिर ऐसी शूटिंग पे कोई मिला, मैंने बोला यार कुछ और काम तो बता इस लाइन में। तो उनने मुझे बताया स्टंट किया अगर लड़कियां नहीं है उसमें, तू थोड़ी बॉयज टाइप की है, मतलब थोड़ी तू रावड़ी है, खुले दिल की है, डरती नहीं है, हिम्मती है। तो मैंने बता दे भैया काम चाहिए मुझे। फिर ऐसे करते करते मुझे स्टंट के काम मिलने लग गए। पहला काम किसके साथ किया? पहले तो पता नहीं, वो तो मेरे लिए सब नए लोग थे जो आज मैं उनको जानती हूँ। पहला एक सीरियल था शकीरा, टीवी सीरियल था। अच्छा। पहला जिंदगी का। फिर उसके बाद बिंगो चिप्स किया मैंने। बिंगो चिप्स से मेरा मुंह भी जल गया था। कैसे? फायर शॉट था, बॉडी फायर शॉट। उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था ना, तो निकली तो फायर लगा के गोल गोल घूमना था कि मतलब ऐसा एक सीक्वेंस था कि बिंगो चिप्स खाते तो इंसान के अंदर आग लग जाती है, तो उनने ऐसा दर्शाया था। मतलब एक जिंगल बनाया था कि क्या है। मैं तो नहीं थी तभी, अब तो मुझे चलो बहुत सा एक्सपीरियंस हो गया है। तब थोड़ा हवा के चक्कर में क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, उस चक्कर में मेरा मुंह, नाक, आईब्रो सब जल गई। फिर उसका इलाज करवाना पड़ा? हाँ जरूर। फिर जब मैं आई रिटर्न बॉम्बे, हम गए थे लद्दाख। फिर भी मैं रिटर्न बॉम्बे आई, फिर वो लोग ने मुझे इलाज के पैसे दिए। सब लोग बोलने लगे थे अरे मुंह जल गया, लड़की है कौन तेरे से फिर शादी करेगा, लड़की का तो फेस ही होता है। मैं छोड़ना, काम मिल गया बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं तो ऐश्वर्या राय थोड़ा बनना है मुझे, काम बच्चे पालने। लेकिन तो भी दवाई ववाई की तो सब निशान विशान चले गए, तो भी मैं काम पे जाती थी। अच्छा। तभी भी मैंने वो कोई काम छोड़ा नहीं। मतलब मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में बहुत हर्डल्स आ गए। पहले मुंह जला, फिर कमर टूट गई। ये कब हुआ? ये भी एक शॉट में हुआ था मेरे साथ। मुझे स्टार्टिंग में इतना नॉलेज नहीं हुआ करता था स्टंट का। कोई ट्रेनिंग ली नहीं थी? हाँ, कैसे लेंगे, इधर रोटी के पैसे नहीं थे तो ट्रेनिंग कहाँ से लेंगे। मेरी ट्रेनिंग ही मेरा काम है। फिर क्या, मेरी कमर फ्रैक्चर हो गई थी तो 3 महीने बिस्तर पे थी मैं। तब भी भगवान को बोला क्या चल रहा है भगवान, समझ नहीं आ रही है आप क्या कर रहे हो। फिर ऐसे करते 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 ठीक हुई। फिर वापस मैंने काम ज्वाइन किया। मैंने अपने योगा, फिजियो, ये सब करा करा के, लेकिन ये काम को मैंने छोड़ा नहीं। छोड़ा क्या, मैंने अपने दिलो दिमाग में भी ये नहीं लाया कि मैं छोड़ूंगी। मैं ठीक होंगी वापस करूंगी, ठीक होंगी वापस करूंगी, क्योंकि इसके आगे मुझे ऐसा लगता है ये मुझे और कुछ आता नहीं है। और ठीक है ये नहीं मिलता तो कुछ करते ही, जब ये मिला तो क्यों ना हम इसको ही अच्छा करें। कहाँ ढूंढने का, इतना कौन सा मेरा प्रॉपर्टी थी कि मैं अपने चॉइस का काम करूं। मैंने अपना काम को ही अपना चॉइस बना लिया। अच्छा, तो फिर कमर टूटी, वो भी सही हुई, उसमें भी महीनों लग गए होंगे? 3-4 महीने, 6 महीने तो एग्जैक्टली लगे। घर कैसे चला? नहीं, हमारी यूनियन ने सपोर्ट किया था कि 15 डेज का हमको कुछ तो पैसा मिलता है, कुछ एक अमाउंट मिलता है। सपोर्ट मतलब हमारे जो एसोसिएशन है उधर ऐसा है कि हमारे में एक रूल्स है, जिसको अगर ऑन सेट कुछ लग जाए
है तो उसको पैसे मिलते हैं थोड़े बहुत, एटलीस्ट घर चल जाए उसका, जितने दिन बेड पे है या काम नहीं कर सकते, तो पैसों से घर चलाया फिर मैंने थोड़े दिन। अच्छा, इसलिए तो फिर मैंने ये काम नहीं छोड़ा ना, क्योंकि ये काम ने मुझे छोड़ना नहीं, जो सच है। अगर मेरी कमर में लग गया, कोई मुझे नहीं पूछे, यही एसोसिएशन ने मुझे पैसे दिए ना, तो 3-4 महीने वही पैसों से मेरा घर चला। लेकिन कमर टूट जाने, चेहरा जल जाने के बाद ऐसा नहीं लगा कि ये तो बहुत खतरनाक है और मैं लड़की हूँ, मैं कुछ अच्छा काम कर लेती हूँ, ऑफिस में कुछ कर लेती हूँ? नहीं, ऑफिस में काम की मेरी हैसियत नहीं है। मैंने कहा मैं डिग्री नहीं थी जो मुझे पढ़ा लिखा के दी हुई कि मैं ऑफिस में बैठ के काम कर लूं। मुझे फिर ऐसा लगा नहीं, यही मेरे लिए है। मैंने पहले ही सोच लिया यही है मेरे लिए इंडस्ट्री, बॉलीवुड। चाहे मैं कैसी भी आई, इसमें स्ट्रगल करके आई, कमर टूटी, मुंह जला, लेकिन बॉलीवुड एक्शन में ही मेरे लिए काम है। तो इसके बाद कौन सा काम किया? बहुत काम किए मैंने लाइफ में, कॉर्पोरेट, लक पिक्चर, बाकी तो सीरियल इतने, सास भी कभी बहू के, सौभाग्यवती भव, मतलब इतने सीरियल लेके मुझे नाम भी इतने याद नहीं है, सब हम लोग बालाजी में सीरियल करते थे। मतलब बहुत अच्छा काम चलने लग गया था कि एटलीस्ट हमारा काम कैसा होता है, आज है 10 दिन है, कभी कभी 1 महीना भी नहीं होता है। बिल्कुल। तो 10 दिन के पैसे में इन्वेस्ट करके रखती थी, भाड़ा पहले दे के रख लेती थी कि कोई दरवाजे पे आके बोले नहीं, ये सब मैंने पूरा कैलकुलेट करके रखती थी मैं अपनी लाइफ में पैसा। सीरियल ज्यादा मिल रहे थे और सिनेमा का रास्ता खुल रहा था। हाँ, सीरियल में क्या था, सास भी कभी बहू में बहुत छोटे छोटे काम होते ही थे। फांसी ले ली, सीढ़ी से गिर गई, पोल्लू को आग लग गई, चलती गाड़ी में गिर गई, ये तो सीरियल के मुद्दे, उसने उसको पहाड़ से धक्का मार दिया ये सब हम करते, तो अच्छा काम चलने लग गया था। और 1-2 बार तो मुझे ऑन सेट गुरु दक्षिणा भी मिली थी जब मैं नवी आई थी। एक शॉट मैंने बहुत अच्छा दे दिया तो मेरे मास्टर जी ने मुझे 500 रुपीज दिए, फिर हमारे फाइटरों ने 100 रुपए दिए, मतलब गुरु दक्षिणा। मैं ले रही नहीं थी पैसे, उन्होंने बोला बेटा ये गुरु दक्षिणा है, चुपचाप ले ले, बहुत अच्छा काम किया तूने। अच्छा। तो इस चक्कर में मेरा थोड़ा सा फिर नाम हो गया था काम के लिए कि डरती नहीं है, इसको तो बाइक चलाने भी आती है, ऐसा। अच्छा, अब हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि एक स्टंट वुमेन हीरोइन के बदले में लड़ाई करती है, वो हीरोइन की डबल है या वो क्या है? देखो, हाँ, ये एक चीज क्लियर कर दूं मैं, स्टंट डबल और एक स्टंट, ये अलग अलग लोग हैं, ये अलग अलग चीजें। स्टंट डबल मतलब मैं किसी आर्टिस्ट का डबल कर रही हूँ शॉट देने के लिए। बिल्कुल। स्टंट का मतलब ये है कि जैसे कि जरूरी नहीं कि मैं किसी आर्टिस्ट का डबल कर रही हूँ। स्टंट में जैसे गांव वाले आग से कूद रहे हैं, पहाड़ से कूद रहे हैं, गांव वाले भगदड़ मच के एक दूसरे को टकरा के मर रहे हैं, बस से नीचे लोग गिर रहे हैं, वो स्टंट भी करते हैं हम। उसको स्टंट डबल नहीं बोलते, वो खुद का हम खुद कर रहे हैं। जैसे कि पानी में सब लोग गिर गए, लटक के लोग मर गए, ऐसे बहुत सी चीजें होती है। जैसे भगत सिंह में जो हमारे पंजाबी थे जो कुएं में गिर के औरतें मर गई, वो सब औरतें भी हम बनते हैं। मतलब स्टंट डबल, आर्टिस्ट का डबल, स्टंट मतलब अपना खुद का। तो दोनों काम आप करती हम दोनों करते। कभी एक्शन होता है तो शूटिंग पे भगदड़ में गिर जाओ, आग लग जाती है, ये सब होता है। तो कौन कौन सी हीरोइनों की डबल आपने किए? मैंने साउथ की भी किया है, उनके नाम थोड़े कम जानती हूँ मैं। बाकी आलिया भट्ट, समंता, करीना मैम, दीपिका मैम एंड स्नेहा हुलाल, समीरा रेड्डी और श्रद्धा कपूर, और बाकी ऐसी भी बहुत है जिनके नाम मुझे इतने याद नहीं है, बहुत है बहुत। और सीरियल में तो ऑलमोस्ट बहुत जन के, सास भी कभी बहू में साक्षी तलवार, सीरीज में भी साक्षी मैम, बहुत है और भी है उनके नाम। ये जो मेन है इतने बड़े बड़े, उनके थोड़े बहुत याद है। अच्छा, अब मुझे फिल्मों में जो आपने स्टंट किए है ना, तो कोई बहुत यादगार और खतरनाक वाली घटनाएं बताइए एक एक करके। देखो, स्टोरीज तो बहुत है, छोटी छोटी, क्योंकि क्या होता है, स्टंट करने चले तो जाते हैं हम, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हार्ड होता है, हद से ज्यादा हार्ड होता है, तो कभी कभी लड़के रेडी रहते हैं कि इससे नहीं होएगा तो मैं कपड़े पहन के दे दूंगा। तो वो कंपटीशन भी रहता है, उसमें भी मैं ऑलमोस्ट करने नहीं देती, मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। जो बहुत हार्ड वाले स्टंट होते हैं, जैसे कि कार चेज होगी, हाइट से जंप हो गई, पानी में हो गया। कितनी ऊंचाई से आपने जंप किया? मैंने बिना केबल 4 माले से, फिर उसके बाद नहीं किया। बिना केबल, बिना कोई हार्नेस। डर नहीं लगता है? हाँ, मतलब मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने प्रॉब्लम को कभी अपने काम में आगे नहीं आने दिया। मैंने ला प्रॉब्लम अपनी जगह रहे, काम तो करना ही पड़ेगा ना, पैसे ऐसे तो मिलते नहीं है, आसान नहीं है। केबल के साथ तो बहुत किया है, 30 वाले से भी किया है। केबल के साथ तो हो ही जाता है ना, लेकिन डर तो लगता है तभी भी। सिंगल केबल से जंप मार के बिल्डिंग से बाहर जाना, गिलास ब्रेक करना, ये सब बहुत एक्साइटेड होता है मेरे लिए करना। और इससे ज्यादा डिफिकल्ट काम क्या है आपके लिए? बॉडी फायर शॉट बहुत डिफिकल्ट है, पानी के अंदर बहुत डिफिकल्ट है,
हाँ। बॉडी फायर कम लोग ही दे पाते हैं, क्योंकि बॉडी फायर ऐसा होता है कि एक बॉडी को आग लगी है। एक बार आपका चेहरा जल चुका है तो एक बार नहीं, मेरा 2-3 बार चेहरा जल चुका है। 2-3 बार मैंने बहुत दवाइयाँ ये वो, मेरा पूरा फेस पूरा खराब हो गया था। और पानी का काम बहुत कम, मतलब एक अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे एक एक्सपर्ट होता है पानी में, एक आग में, एक गाड़ी में, एक बाइक में। वो चारों पांचों चीजें मुझे थोड़ी थोड़ी आती हैं। वाह। मतलब मेरे लिए एक्शन का मतलब होता है 80% तो सब कुछ आना चाहिए। इतने सारे खतरनाक कामों के बारे में आपने बताया। चलिए अब फिल्मों के नाम याद करके उनकी शूटिंग से जुड़े किस्सों की बात करते हैं। जैसे अभी आपने छावा फिल्म की है। हाँ, छाव में तो इतना कुछ नहीं किया, क्योंकि उसमें लड़कों का ज्यादा काम था। अच्छा। लड़कियों का बहुत कम। जैसे कि अभी सिटाडेल किया है, फैमिली मैन किया है, हाँ। चेन्नई एक्सप्रेस किया है। चेन्नई एक्सप्रेस की कोई घटना बताइए। चेन्नई एक्सप्रेस तो बहुत ही इंजॉय वाला काम था हमारा। हाँ। क्योंकि उसमें रोहित शेट्टी थे। रोहित शेट्टी एक टाइम था कि बहुत अच्छा ग्रुप लेके चलते थे उस टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगता था और हमको बहुत नाम से जानते थे वो। अच्छा। तो उधर चेन्नई एक्सप्रेस में तो हमारा फुल टाइम पास था, गाड़ी का चेजिंग था, मैं दुल्हन बनी हुई हूँ। अच्छा। हाँ, और मेरा दोस्त शाहरुख खान। तो उसमें तो सिर्फ गाड़ी में बैठ के ही चलना ही था। हाँ। गाड़ी चेजिंग हो रही है, ले भाई इधर से उधर, उधर से इधर, नीचे से जा रही हो। मेरा दोस्त बोलता था क्या हुआ? अरे मैं कुछ नहीं हुआ। बोले तू क्यों थक रही है? मतलब ऐसा पकड़ के रखना पड़ता था ना कि इधर से उधर, इधर उधर। सब अच्छे, मतलब फुल अच्छा ग्रुप था उस टाइम। रोहित सर के साथ हम जब पिक्चर कर रहे थे तब वो ग्रुप बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अच्छा। फिर दिलवाले पिक्चर की, फिर दे धनाधन, फिर रोहित शेट्टी की अपना गोलमाल, सिंघम में ऑटो रिक्शा चलाया मैंने। अरे वाह। पहले तो रोहित सर पूछ रहे थे तुझे ऑटो चलाना आता है? मैं आता है ना सर। पहले वो मेरे पीछे बैठे और मुझे बोला अभी चला। पहले उनको एक पूरा राउंड दिलवाया मैंने। अरे वाह। फिर उसके बाद मैंने शॉट दिया। क्या बात है, उड़ाना था? नहीं, वो एक सीन है ना जो बोलती चल तावड़े। हाँ, वो पीछे लगती है सिंघम में करीना मैम, तो वो तभी मैंने किया था। तब सर मुझे बोलते चल पापे। मतलब मुझे प्यार से बोलते पापे। अच्छा अच्छा। तभी भी ग्रुप बहुत अच्छा था उनका, एक नंबर। मतलब उनके जैसा मुझे ऐसा लगता था कोई डायरेक्टर है नहीं। ठीक है, अभी बड़े लोग ज्यादा थोड़े बड़े हो गए। और शाहरुख के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? शाहरुख सर तो ह्यूमन है, मतलब ऐसे है ना, मतलब ह्यूमन बीइंग ऐसा, मतलब ऐसे इंसान है ना वो कि किसी को हर्ट नहीं होने देते, मोहब्बत से रहते। कभी भी उनका थोड़ा सा धक्का भी लग जाता है ना शॉट में, जैसे भीड़ में भाग रहे हैं, वो रिटर्न आते हैं और वो आदमी को कैसे, सोचो उनको याद है कि इसको ही लगा था जैसे कि मुझको उनका एक बार धक्का लग गया था। अच्छा। मैं सोचा चल ठीक है कोई बात नहीं। वो वापस यूटर्न मार के आए मेरे पास और पूछने आए बेटा ठीक हो, ज्यादा तो नहीं लगी? अरे मैंने नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। यूर इन एक्शन? मैं यस सर। कुछ चाहिए? डॉक्टर को बुलाऊं? अरे मैं नहीं सर, इतना सा एक तो धक्का लगा है। मतलब बहुत ज्यादा केयरिंग है, प्यारे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनसे सीखना चाहिए अपन को कि मोहब्बत कैसे की जाती है बात, या मोहब्बत से किसी से पूछा कैसे जाता है। क्या बात है। शाहरुख खान के नाम एक गाना गाते हैं। हाँ, शाहरुख खान के तो मेरा बेटा फैन है, बहुत बड़ा फैन है। तो कौन सा गाना सुनाए? शाहरुख खान का उनके तो इतने सारे गाने हैं। ऐ काश के हम वो, लेकिन गुनगुनाना पड़ेगा। हाँ आता है मुझे। हाँ तो गाओ। ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। क्या बात है, सुनते हैं। ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए।
होठों के जाम आजू के साथ उठाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए। शाहरुख की इतनी सारी बातें हुई, सलमान भाई की बातें करते हैं। सलमान भाई भी तो फैंटेस्टिक आदमी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जहां तक वो लोगों की मदद करते हैं। और कौन कौन सी फिल्में की सलमान के साथ? ये सुल्तान, अच्छा, सुल्तान की है सलमान सर के साथ। यार सुल्तान तो कुश्ती वाली फिल्म थी। मैंने क्या बोला, एक्शन का मतलब डबल नहीं होता है। पब्लिक जो सर भाग रहे हैं उनके बीच में जो लोग भागने वो हम ही होते हैं। अच्छा, क्योंकि पब्लिक अगर नहीं हटी, उसको देख के एक्साइटमेंट में होगी तो ठोकर लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमको मालूम है कि हमको उस टाइम क्या करना है, क्या करना है, कि मुझे यहाँ से निकलना है टोकरी लेके, या मुझे यहाँ से रेडी लेके निकलना है, तो वो हमारा काम है। कैसा वो रहा आम पब्लिक नहीं कर सकती। कबीर खान के साथ वो एक्सपीरियंस? हाँ, बहुत अच्छा था। सर तो हमारे साथ ही साथ बैठे रहते थे उधर ही। अच्छा, वो सुल्तान की है, भारत की है, ये कौन सी आई थी लॉकडाउन से पहले, भाईजान, बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान, फिर उससे पहले भी एक थी, वो सब हम लोग ने किए हैं। तो सलमान सेट पर शरारती होते हैं या शांत होते हैं? शांत है। अच्छा, शांत। शरारती सिर्फ एक ही आदमी है जिसका नाम है अक्षय कुमार। अच्छा, बहुत ज्यादा शरारती है, उनसे करवा लो मस्ती जितनी करवानी। दे धनाधन में जो वो मस्ती कर रहे थे, पूरे पानी में ही शॉट थे ना हमारे। हाँ, वो पूरा बह जाता है सिंगापुर का, वो सब हमने बॉम्बे में किया। अच्छा, उन्होंने बहुत बदमाशियां की? अरे बहुत करते हैं वो, मतलब सही है, मजा आता है उनके साथ काम करने। अक्की सर की तो एक अच्छी सी चीज बताना चाहूंगी मैं, बताइए रेडियो में, कि उनका इतना बड़ा दिल है। उनने जो हमारे लिए रिस्पेक्ट में एक इंश्योरेंस अपनी पैसों से किया है 6-8 साल से, उनने फ्री में हमारा इंश्योरेंस किया है हमारे स्टंट यूनियन को। ओके। जो कि वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हमको इंश्योरेंस नहीं देती है, क्योंकि एक्शन वालों को कोई इंश्योरेंस देता नहीं, क्योंकि हम अपने हाथ से ये सब करते हैं। तो अक्षय जी ने हमारे लिए किया है, आज तक जारी है, आगे उनका काम चलता रहे, भगवान करे बहुत, तो ये सब जारी रहे। अच्छा। इसलिए उनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि अक्षय सरों ने एटलीस्ट हमारे बारे में सोचा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक्शन करके जो हम लोग निकल जाते हैं, उनका फ्यूचर बहुत अलग रहता है। उनकी जो आफ्टर 40 के बाद जो कमर, हाथ, पैर, गर्दन, घुटने, वो किसी काम के रहते नहीं है। हाँ। वो ऐसा लगता है कि हम पैसे कमा रहे हैं, हम अपनी बहुत मेहनत के पैसे कमा रहे हैं। फायर शॉट होता है, और आधे से ज्यादा तो वो जो प्रेशर होता है एक अच्छा स्टंट करने का, हार्ड स्टंट करने का, वो इंसान जिंदगी भर जो लेके चलता है, उसके लिए अक्षय जी ने सोचा। तो भगवान उनको बहुत तरक्की दे, उनके बच्चे खुश रहे सबसे पहली बात, क्योंकि माँ बाप तभी खुश होते हैं जब उनके बच्चे खुश रहते हैं। क्या बात है। उनके बच्चे बहुत खुश रहे, सेहतफुल रहे, इतनी दुआ है मेरे एसोसिएशन की तरफ से, तो दुआ है। तो अक्षय कुमार के लिए एक गाना सुना जाए। अक्षय कुमार तो मेरे बचपन से फेवरेट है। जब मैंने उनका पहला गाना देखा था ना, चुरा के दिल मेरा, हाँ। बस फिर आज तक अक्षय कुमार मेरे फेवरेट है। तो यही गाना सुने? हाँ, सबसे बेस्ट। मैंने अपनी लाइफ में उनको पहली बार वो गाने में देखा था। तो थोड़ा सा गुनगुनाओ आप ये गाना। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। हाँ, चुरा के दिल तेरा चली मैं चली, मुझे क्या पता कहाँ मैं चली। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली। ओ चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल तेरा चली मैं चली।
किसी मोड़ पर मैं तुमको पुकारूं, बहाना कोई बना तो न लोगे। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। अगर बढ़ गई है बेताबियां, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। कहता है दिल धड़कते हुए, तुम सनम हमारे, हम तुम्हारे हुए। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली। ओ चुरा के दिल मेरा गोरियां चली। चुरा के दिल तेरा चली मैं चली। अभी फैमिली मैन जैसी ओटीटी सीरीज भी आपने की है, हाँ जी। उससे जुड़ी यादें बताइए। हाँ, फैमिली मैन में बहुत अच्छा है। राजन डीके हैं सर, जो दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस और फैंटास्टिक लोग हैं। उनका ग्रुप भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा। तो उसमें मैंने जीप वीप चलाई है। उनने मुझे एक चांस भी दिया था फर्स्ट एपिसोड में एक्टिंग करने का भी, हाँ हाँ। क्योंकि मुझे एक्टिंग का भी बहुत शौक है, बहुत ज्यादा। क्योंकि 17 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना अभी, तो मुझे मालूम है क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जब सेटरडे आया राजन डीके सर का, हाँ। उसमें भी उनने मुझे बहुत एक्शन का चांस दिया, जिसमें एजाज गुलाब हैं जो हमारे इंडियन स्टंट डायरेक्टर, उनने किया है। तो उसमें फाइट बहुत कुछ सीखने भी मिला। फैमिली मैन में भी मुझे बहुत सीखने मिला, क्योंकि जो फाइट की रेसेस होती थी उसमें हम बहुत कुछ सीख लेते थे। हाँ हाँ। तो ये सब हुआ। बाकी तो जितना काम करती हूँ मैं सीखती हूँ, कोई भी मैं चीज खाली नहीं जाने देती। अच्छा, ये बताइए कि इतने फिजिकली चैलेंजिंग काम के लिए अपने आप को फिट रखने के लिए गीता क्या करती हैं? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि फिट रहना बहुत जरूरी है, मेंटली भी और शरीर से भी। मैं अपने आप को हमेशा स्टेबल रखती हूँ, ज्यादा वजन बढ़ने नहीं देने का। एक्सरसाइज पहले करो, करो ही करो, एटलीस्ट हफ्ते में 4 बार तो करो। जिम जाती हैं? जिम जाती हूँ, योगा। लॉकडाउन में तो हमने बहुत कुछ किया था। फिर उसके बाद में अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम बीत गया कि मैं आज नहीं कर पा रही हूँ, तो रनिंग कर लो। मतलब चीजों को वो मत करो कि आज ये नहीं किया तो दूसरा नहीं करना है। जैसे आज मैं जिम नहीं जा पाई तो रनिंग कर लो, 45 मिनट 1 घंटा वॉक कर लो। ये सब चीजें मेंटेन रहनी चाहिए। खाना पीना अच्छा खाओ। डाइट का मतलब खाना नहीं खाना नहीं होता है। फल फ्रूट, अंडे शंडे, घी खाओ, सबसे बड़ी बात, हर एक खाने में घी डाल के खाओ। सब लोग तो कहते हैं कि घी से वजन बढ़ जाता है। पता नहीं यार, ये आजकल बहुत कुछ आता है नया नया, क्या बोलूं। लेकिन घी खाओ। मैं तो आज तक घी के बगैर रोटी मुझे जमती ही नहीं है। हम तो नहीं मोटे हुए, ये सब बातें एकदम फिट है। हाँ, ये सब बातें हैं। पहली बात तो अच्छी तरह घी खाओ, खाना उस हिसाब से खाओ, फालतू चीजें कम खाओ ना। घर का खाना ज्यादा खाओ, और अगर ज्यादा खा लिया तो एक दिन स्किप कर लो। मेंटेन करो, बैलेंस करो लाइफ। लाइफ में तो बैलेंस ही सबसे बड़ा, जो बैलेंस करने सीख गया वही सब कुछ है। चाहे वो खाने में हो, रिश्तों में हो, या वो कहीं भी काम में हो, पैसों में हो, बैलेंस सबसे बड़ी चीज है। जिंदगी में इतना स्ट्रगल और इतनी कामयाबी देखने वाली गीता मेंटल बैलेंस कैसे बनाती है? कभी कभी काम नहीं होता कितने कितने महीने, तो भी फिर मैं बोलती हूँ जान दो, कहाँ मेरे पास एक खुद का गिलास नहीं था, आज भगवान की दुआ से है। तो जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे ना। तो वो मेंटल स्थिति बना लेने का क्या होता है, मैंने हमेशा अपने इंटरव्यू में कहा है कि 2-3 चीजें लाइफ में पकड़ के चलो। सूरज गिरता है तो उठता जरूर है, टाइम लग जाता है बट वो होता है। हार के बाद जीत तो कन्फर्म है। अपन हारने के बाद बोलेंगे नहीं रे अपन से होने ही नहीं वाला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 10 बार हारो, 11वें बार जीतेंगे अपन। ये सब जो भी मैं बातें करती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस वाली करती हूँ। मैंने कभी भी फ्लो में या हवा में कभी कोई बात ही नहीं की है, क्योंकि ये सब मैंने झेला है। ये सब मैंने एक्सपीरियंस करके ही आज मैं गीता टंडन हूँ। नहीं तो कोई गीता टंडन ऐसी बहुत पड़ी होंगी बेचारी। और एक बात भी बोलूं कि मैंने बहुत ऐसा किया है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। ये सब फालतू बातें। मैं जैसी और भी बहुत औरतें होंगी, शायद वो उभर नहीं पाई, वो शायद डर जाती होंगी, शायद उनको किसी का सपोर्ट चाहिए, शायद सहारा ढूंढ रही होंगी, या वो फोकस में आ नहीं पाई है ना। मैं आ गई हूँ इसलिए शायद गीता टंडन हूँ। मेरे जैसी बहुत औरतें बेचारी स्ट्रगलर जो पता नहीं कहाँ गुम हो गई होंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो गुम नहीं हुए, वो जिंदगी में बहुत तरक्की
ही करें, बस कभी भी डरना नहीं किसी से। क्या बात है। अच्छा, गीता टंडन के बेस्ट फ्रेंड भगवान है। हाँ, ये कब से हैं? मेरे बचपन से ही भोलेनाथ भगवान है। मतलब पहले जब मैं छोटी थी ना, सुबह 7 बजे उठ के नहाती थी, एक छोटा सा मैंने लोटा रखा हुआ था, तो उसमें ना मैं व्हाइट फूल डालती थी। जब तक मैं भोलेनाथ को पानी नहीं चढ़ाती थी, मैं चाय भी नहीं पीती थी। ये मम्मी ने सिखाया था? नहीं, मतलब भोलेनाथ मतलब मेरे साथी हैं, ऐसा लगता है मुझको। इतनी सारी प्रॉब्लम आई तो सब उनको बताई? एक एक बात बताई मैंने, जो गलती की है वो भी बता देती हूँ मैं। क्योंकि अगर जब मैंने कुछ किया, अरे भगवान ये ना मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया है, तो देखो अभी मेरा मन साफ है, वो तो आप जानते हो। मैं सामने वाले को चाहे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊं, आप समझ गए ना, बात खत्म। क्योंकि जो अपने आप से सच नहीं रहता ना, वो किसी और से भी नहीं रह सकता, मेरा मानना है ये। तो मैं ऐसा कभी भी बात करती हूँ कि भगवान मुझसे ये गलती हुई, अभी क्या करूं। फिर मुझे ऐसा फील आता है कि भगवान बोलते पीछे तो जा नहीं सकते, तो आगे ये गलती मत करना। होता है ना ऐसा? बिल्कुल। क्योंकि रिवर्स तो भगवान ने कभी रखा ही नहीं है। तो अगर वो पीछे नहीं जा सकती हूँ ना, तो वो पीछे को याद रख के आगे अगर तूने दोबारा किया तो इसका मतलब तू नाटक कर रही है, इसलिए फिर मैं वो करती ही नहीं। एक गाना सुने यहाँ पर? हाँ जरूर। कौन सा? मुझे ना एक गाने से बहुत लगाव है, मैं बहुत टाइम से बोलना चाह रही थी। वो होता है रिम झिम गिरे सावन, मेल वाला, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है। सुनते हैं। यस, मंजिल फिल्म का गाना है। हाँ, अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी। तो थोड़ा सा गुनगुनाइए फिर। अच्छा ठीक है। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगी आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। गाना तो सुना, लेकिन जब आप अकेली होती हो या जब बहुत सारा वक्त होता है, तब कौन कौन से गाने गुनगुनाती हो? मुझे गाने का ऐसा कुछ फेवरेट चीजें नहीं है, गाना जो मुझे पसंद आ जाए, जैसे कि उड़ता पंजाब का एक कुड़ी। क्या बात है। लैला मजनू का तुम नजर में रहो। वाह वाह, ये सब गाने, ये मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे यही गाना सुनना है। मैंने सुना आप विविध भारती बहुत सुनती हो। हाँ, मैं विविध भारती, मैं एक्चुअली रेडियो बहुत सुनती हूँ। अच्छा। मुझे जब मैं पहले स्ट्रगल करती थी तब मेरे पास छोटा सा फोन होता था। अच्छा। मैं जब ट्रेन से ट्रेवल करती थी तो मैं सिर्फ FM सुनती थी। हाँ। मैं जमा किए हुए गाने नहीं सुनती थी। हाँ। क्योंकि उसमें ना बातचीत भी बहुत होती थी कि आज इधर ट्रैफिक है, आज ऐसा हो गया है, आज वो हो गया है, मतलब बहुत सी चीजें पता चल जाती थी। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताना कि खतरों के खिलाड़ी जैसा सीरियल करने का अनुभव कैसा रहा था? क्योंकि वो एक रियल लाइफ शो है। हाँ, खतरों के खिलाड़ी सच्ची बताऊं तो मेरा एक सपना था जो भगवान ने एक चुटकी में पूरा कर दिया। क्योंकि जब अक्षय सर करते थे तो मुझे ना, मैं मन में सोचती थी कि मैं कभी जा पाऊंगी क्या भगवान। तो एक दिन अचानक से मैं अपने ऑफिस से आ रही थी अंधेरी से, बस में गई, मुझे फोन आया कि गीता खतरों के खिलाड़ी करेगी क्या, फियर फैक्टर? मैं करेगी मतलब किस टाइप में करेगी? बोलते एज अ कंटेस्टेंट। मैं क्या बात कर रहा है, मेरा एक दोस्त था वहां पर। मैं सच बोल रहा, झूठ बोल रहा है? बोलते अभी आ सकती है। मैं बस से नीचे उतरी वहां से ही और ऑफिस पहुंच गई। वाह वाह वाह। फिर वो लोग ने मुझे एक
चांस दिया। फिर हम लोग साउथ अफ्रीका गए थे। मेरे लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। अच्छा लगा था बहुत, आर्टिस्ट लोग के साथ कंटेस्टेंट रहना, मतलब स्टंट करना अपने लिए, छोटी छोटी चीजें ऐसी है जो बहुत ज्यादा दिखती आसान है लेकिन होती नहीं है, ये सब करना, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो ये था कि मैं आउट ऑफ इंडिया पहली बार गई थी। अच्छा, साउथ अफ्रीका। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शोहरत कितनी बढ़ी उससे? देखो ऐसा लगता है अपन को कि अपन ने एक रियलिटी शो कर लिया तो शोहरत बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ शोहरत नहीं बढ़ी मेरा। हाँ, बस 1-2 इंटरव्यू हुए और मेरे काम की जगह मेरा काम कम हो गया। अरे, लोगों को लगा कि मैं बहुत बड़ी बन गई हूँ तो ये नहीं आएगी, ऐसे लोगों को बहाना मिल गया नहीं बुलाने का। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने तो किसी को नहीं बोला था कि मैं काम नहीं करूंगी। मैं तो आज तक काम कर रही हूँ, तो लोगों को एक बहाना मिल गया था। और एक्टिंग का जो एम्बिशन है, हाँ बहुत है, वो जल्दी पूरे होने वाला है? कुछ हो रहा है ऐसा? पता नहीं यार। मैं तो सबको बोलती हूँ कि मतलब बहुत बड़े बड़े लोग डायरेक्टर मुझे जानते हैं, तो मैं उनको अपना बोल देती हूँ कि सर कोई एक्टिंग होगी तो मुझे याद से बता देना। तो मैं चाहती हूँ मैं एक्टिंग करना। डीके सर ने एक बार मुझे एक्टिंग का काम दिया था फैमिली मैन में, तो पहला एपिसोड था मेरा, तो उसमें एक्शन भी हो गया, एक्टिंग भी हो गई। वैसे छोटी छोटी की है एक्टिंग, लेकिन मुझे कोई एक अच्छा बेस वाला एक्टिंग चाहिए। मैंने आपको गाड़ी चलाते देखा है तो कार चेजिंग और बाइक रेसिंग और ये सब करते हुए कितनी सनसनी रहती है? सनसनी नहीं, एक क्रेज रहता है, पता नहीं क्या है एक अंदर। जब स्टीयरिंग पे होती हो तो क्या चल रहा होता है मन में? पता नहीं यार, ऐसा ना रास्ते पे ऐसा चलाती हूँ, ऐसा लगता है कि भगाऊं। बच्चे लोग बोलते हैं अरे मम्मी शूटिंग पे नहीं हो आप, रुको थोड़ा आराम से चलाओ। पता नहीं से गाड़ी आती ना मेरे कान में ऐसे होता है, यस टर्न मार, इधर टर्न मार, ले चेज कर, 100 की स्पीड, अभी ले इसको, बस आ रही है इसको टर्न मार। मेरे दिमाग में यही चलता रहता है। मतलब जैसे शूटिंग पे हो वैसा? हाँ यार, तो लेकिन मैंने कंट्रोल किया है थोड़ा, वैसा हुआ है, कट विट मार दिए। बच्चे लोग बोलते हैं अरे आपके साथ बैठना ही नहीं हमको डर जाते हैं। अच्छा, इतना स्ट्रगल आपने जिंदगी में देखा है, आज बच्चे अपनी जगह पर हैं, कितना गर्व है, क्या ख्यालात हैं दिल में? देखो मेरी नजरों में एक बात है, एक कोई भी वुमेन, एक औरत, इंडियन औरत जो भी है, कुछ तरक्की करके अपने बच्चे पढ़ा के जब एक जगह पे खड़ी रहती है ना, वो सिर्फ वो जो एहसास है उसी औरत को मालूम है। क्या बात है, वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। और मतलब पता नहीं कौन सी एक धुनकी में रहती है वो औरतें इंडिपेंडेंट, जो सिर्फ अपनी एक जागृति के ही पीछे पड़ी रहती हैं। वो बहुत अच्छी लगती है मुझे औरतें। मतलब वो जो खुशी होती है ना, हैप्पीनेस, वो बहुत अलग होता है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अच्छा, आपने ये प्रॉमिस किया था कि एक गाना हाँ आप अपने मन से गाएंगी। हाँ, और क्या बोला था? एक्सप्रेशन वाला गाना है। हाँ, वो मेरा बहुत पसंदीदा गाना है। तो हो जाए वो? लगता है मुझे इसके बाहर जाने के बाद सिंगिंग का काम मिलने वाला है क्या, या तो लोग बोलेंगे भाई इसको बंद कर। हाँ, एक गाना है जो मुझे वैसे भी याद भी हो गया, हाँ। क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है, सूरत उस दी परियां वर की, सीरत दियो मरियम लग दी। क्या बात है, हंस दी है ता फूल चढ़ देने, तुर दी है ता गजल है लगती। वाह वाह, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। क्या बात है, बहुत प्यारा। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। साद मुरादी सोनी मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है, गुम है, गुम है, गुम है।
दी है उम्र अजे है मर के अग दी पर नैना दी गल समझ दी। इतनी बड़ी बड़ी हीरोइनों के बॉडी डबल किए हैं, दीपिका के, कैटरीना के, आलिया के, ऐश्वर्या राय के। इन लोगों के साथ कम्युनिकेशन रहा है, इनकी कोई तारीफ मिलती है? देखो, आज से 5-6 साल पीछे अगर जाएंगे हम तो बहुत ज्यादा बातचीत होती थी आर्टिस्टों में। जैसे करीना मैम, बहुत सी, मतलब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, बहुत खुल के बात हो जाती थी। अच्छा। अब ऐसा सिस्टम आ गया है ना, पीआर ये वो। अच्छा। तो वो बातचीत थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पहले होती रही, बहुत होती थी। मतलब आर्टिस्ट लोग इतना अप्रिशिएट करते थे, इतना अप्रिशिएट करते थे कि आपको मैं क्या बताऊं। जॉन इब्राहिम सर, मतलब जिसके साथ भी मैंने काम किया है, चाहे वो टीवी सीरियल हो या कोई भी हो, बहुत सी बातचीत होती थी। आज भी होती है, नो डाउट, बहुत सी बातचीत होती है। लेकिन ठीक है, हमारे से तो उनको बात करनी ही पड़ेगी क्योंकि एक्शन तो मैंने किया है, मुझे उनको समझाना है। बिल्कुल। लेकिन पहले शॉट के बाद भी बातचीत होती थी, अभी वो कम हो गई, अभी थोड़ी कम हो गई। आज भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जैसे गुलशन दिवैया, अश्मित गुलाटी, गुरमीत चौधरी, बहुत अच्छे एकदम टैलेंटेड आर्टिस्ट, जैसे कि वो मनोज बाजपेयी और दूसरे जो अभी अहलावत। हाँ, आए है, क्या बात है उनकी। तो ये लोग से तो बहुत ही अच्छी तरह बातचीत हो ही जाती है जी। मनोज बाजपेयी से एक बार बात करो ना, बस सर तो गाने वाने पुरानी स्टोरी स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ। और बहुत सी जो पुरानी आर्टिस्ट हैं उनके साथ अगर एक बार बातचीत हो जाए ना, तो पुरानी बातें कि आपने वहां पर किया था बेटा, पहले तो वैसा सिस्टम था, आज वैसा मतलब आज के दौर पे इंडस्ट्री थोड़ी अलग हो गई, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा 80% अलग हो गई। समांथा के साथ कैसा अनुभव है? बहुत अच्छी है, हिंदी थोड़ी कम आती है ना उनको। हाँ। लेकिन कॉन्वर्जेशन जो भी होता है बहुत अच्छा होता है कि वो मुझे कभी वो भी बहुत फिटनेस वाली है। हाँ, 100% फिटनेस वाली है। सीताडेल में उनने ही ज्यादा से ज्यादा की है। हाँ। तो उनसे भी जब भी कोई बात होती तो ऐसा कभी बोलती हैं कि वी आर वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप, मतलब वो बोलना चाहती हैं कि फैमिली मैन, सीताडेल, फैमिली मैन 2, और फिर जो भी उनकी एड वेड भी होती तब भी वो बुलाते हैं। बिल्कुल। तो वो ऐसा कहना चाहती है कि वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप ना गीता। मैं यस मैम, थैंक यू फॉर यू, थैंक यू, मतलब आप मुझे हमेशा याद करते हो। ऐसा सही है, ऐसी ऐसी बातें होती हैं बहुत। अच्छा, मुझे ये बताइए कि स्टंट की जो दुनिया है वो मर्दों की दुनिया है। हाँ। और उसमें कहीं ना कहीं औरतों को थोड़ा सा सेकेंडरी समझा जाता है। आपने क्या महसूस किया है? कोई बदलाव आया? सेकेंडरी तो तब होता है जब कोई अपना जज्बा दिखाए नहीं। तो जब औरतें दिखाएंगी नहीं जज्बा, तब तो सेकेंडरी खिलवाएंगी। ठीक है ना। हाँ, ये वर्ल्ड एक्शन वर्ल्ड है, एक्शन जो इंडस्ट्री है वो मैन की ही है। लेकिन कुछ कुछ जो दिखाने चाहती हैं या दिखाने आती हैं तो शायद वो फोकस नहीं हो पाती हैं। लेकिन मैंने अपने आप को बहुत कोशिश की, अपने काम को इतना अच्छे से करूं कि मैं फोकस हूं, क्योंकि मैं फोकस होना चाहती थी, कि मैं अपने काम को दिखाना चाहती थी कि हर बार लड़के नहीं होते, लड़कियां भी होती हैं। तो मेरी नजरों में है ऐसा कि वर्ल्ड तो ये मैन का है, बट उसको कंपटीशन देना पड़ता है। तो मैंने जहां तक दिया है, आई एम वेरी हैप्पी। तगड़ा दिया है, तगड़ा ही दिया है, एकदम तगड़ा। क्योंकि मेरे दोस्त बहुत तारीफ करते हैं, कभी जो अच्छे हैं वो करते हैं। अच्छा, तो स्टंट वुमेन और फाइटर गीता कब फाइट मास्टर बनने वाली है? मैं एक चांस का वेट कर रही हूँ। वैसे तो मेरे जो दोस्त लोग एक्शन डायरेक्टर हैं, मैं उनके साथ काम करती हूँ एज ए असिस्टेंट, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं अपना खुद का करूँ। थोड़ा और समय भगवान ने जब लिखा है, क्योंकि एक लड़की को एक्शन का काम देना, देखो क्या होता है, मैं क्या करना चाहती हूँ आपको नहीं पता है ना, आपने कभी सुना भी नहीं है। जब तक मैं नहीं जताऊंगी, कोई एक लेडीज जताएगी नहीं कि उसको करना है, क्योंकि दिमाग तो वही है ना, जो लड़के का दिमाग है वही लड़की का दिमाग है। क्रिएटिविटी ज्यादा होती है लड़कियों में, है ना। तो ऐसा मैंने बहुत से लोगों को बोला है कि एक चांस जरूर देना, मैं अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूंगी। वैसे भी तो ऐसे सब चल ही रहे हैं, एक चांस हमको दे दो, शायद हम आगे चल जाए, शायद नहीं जाएंगे तो पक्का आगे। क्या बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि गीता टंडन का जिंदगी का सबसे बड़ा एक ख्वाब है, वो क्या है? पता नहीं, ये मैंने कभी भी कोई चीज एक फेवरेट नहीं रखी है, लेकिन बहुत सारी हैं, उसमें से एक आज बोलना ही पड़ेगी। हाँ, नहीं बहुत सारी बोलूंगी। अच्छा। एक मेरा ख्वाब है कि मैं एक सेंटर बनाना चाहती हूँ लेडीज के लिए। हाँ। जिसमें हर एक लेडीज कोई भी हो, वो फिल्मों वाली नहीं, नहीं सब, मतलब एक ऐसा हट, गीता हाउस, जिसमें हर एक लेडीज फिटनेस तो होगी वहां पर, जो हर एक, कोई डिवोर्स है जिसके पति नहीं है, कोई बेघर है, कोई अपने बच्चे पालना चाहती है उनको घर नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी नहीं था। तो ऐसा ही शेल्टर बनाना चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ में। लेकिन वो बहुत बड़ी चीज है, अगर मैं चाहती हूँ कि कोई एटलीस्ट थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है, मैं संभाल सकती हूँ।
क्योंकि मैं अरबोपति नहीं हूँ कि मैं जगह लेके सब कुछ कर लूँ। मैं चाहती हूँ वो सब करना, और एक्शन डायरेक्टर बनना इसलिए चाहती हूँ कि इंडिया में एक नाम चढ़ जाए। अभी इस बार तो चढ़ जाए, एक्शन डायरेक्टर गीता टंडन। ये बात होके रहेगा, जरूर होके रहेगा, वो एक है। बाकी मैं अपनी बहुत फेवरेट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो फीलिंग या जो जज्बे से मैं काम करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि और भी करे। वो जो खुशी है ना, जो मुझे खुशी है मेरे अंदर से, वो उसको भी होगी ना, पता चल जाएगा कि क्या मजा आता है। क्या बात है। अच्छा, अपने बच्चों के बारे में बताइए। मेरे बच्चे तो फैंटास्टिक है। जितना उनने मेरा साथ दिया है, जो दौर चल रहा है आजकल बच्चों का बिगड़ना, ये सब उनने मेरे साथ बहुत दिया है। पता नहीं, अभी बोलते हैं ना कि वो बच्चे मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे माँ बाप जैसे जो भी है, हम एक दूसरे को ऐसे लेके चले। उनने मेरी चीजें समझी, मैंने उनकी चीजें समझी है, लेकिन उनने ज्यादा समझी है क्योंकि मैं उनको माँ का वो लाडो होता है ना, वो दे नहीं पाई। क्योंकि मैं हमेशा उसमें रहती थी कि भाड़ा देना है, स्कूल की फीस देनी है, कपड़े लेने, दिवाली आ रही है, वो घर का दरवाजा टूटा वो ठीक करवाना है, मुझे खुद का घर लेना है। सबसे बड़ा पॉइंट था मेरा लाइफ में। मैं अपने बच्चों को खुद का घर देना चाहती थी, क्योंकि जितने भी भाड़े पे लोग रहते हैं बेचारे, उनके साथ अच्छा होता नहीं है। और आपने वो कर दिखाया। हाँ, मतलब मैंने, मेरे भगवान ने मुझे सपोर्ट किया और बच्चों ने, इसलिए वो हो गया। मेरे बच्चों की किस्मत की वजह से ही वो आएगा, उनकी किस्मत में लिखा था ये चीज। फिर बाकी तो मेरे बच्चे ऐसे हैं ना, वो मुझे बहुत दोस्त जैसा समझते हैं, बाकी डरते बहुत ज्यादा हैं। और थोड़ी सी कमी है कि मैं उनको, जो वो होता है ना एक अजीब सा लाड, आजा मेरे बच्चे आजा, ये सब मैं नहीं दे पाई। शायद मैं बाप जैसी रह गई कि कमाओ, हाँ ये कमी पूरी हो गई, वो कमी पूरी हो गई, ये हो गया, चलो सोने दो। मतलब थोड़ा सा मैं ऐसे रहती हूँ। थोड़ा आपने अपने आप को रोक के रखा। हाँ, क्योंकि ताकि बिगड़ने ना पाए। हाँ, क्योंकि क्या होता है, डर रखना बच्चों में जरूरी होता है। क्योंकि मैं घर पे नहीं रहती थी। अच्छा, वो कौन सी बात है जो अब तक बच्चों से आप कह नहीं पाई, आज रेडियो के जरिए कह दीजिए। मैं अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उनको एक मतलब मक्खी की भी प्रॉब्लम नहीं हुई ना, शायद मैं इसलिए इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की आंखों में से आंसू आए। और मैं किसी को कोई हक नहीं दिया अपने बच्चों को चिल्लाने का, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो शायद वो मेरी चीजें समझे। मैं उनको हाउसवाइफ वाला प्यार नहीं दे पाई, उसके लिए थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है। और मैं उनको अच्छे रिश्ते नहीं दे पाई। और एक बाप का होता है ना, एक ये मेरे अंदर एक थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि मैं नहीं दे पाई। मुझे मालूम था कि वो नहीं दे पाऊंगी, मैं इतने अच्छे बाप कोई बन नहीं सकता है। तो इसलिए मैं ही माँ और मैं ही बाप हूँ। इसलिए हमेशा मैं डैडी जैसे ही रही हूँ, मैं डैडी बन के ही रही हूँ। लेकिन अभी मैं कोशिश करती रहती हूँ जितना टाइम मिलता है, और तो कुछ नहीं। अच्छा, चलते चलते आखिरी बात यह है कि बहुत सारी लड़कियां स्ट्रगल कर रही होंगी, उनके भी बेस्ट फ्रेंड भगवान होंगे, उनकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम होगी। एक कामयाब लड़की गीता टंडन उनसे क्या कहेगी? देखो, मेरा हमेशा से एक ही बात रही है। पहली बात तो कॉन्फिडेंस ऐसा रहना चाहिए ना कि सिर्फ अपने ऊपर रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस दूसरे के ऊपर का दिखाना नहीं कभी जिंदगी में, कि नहीं वो मेरे साथ है, तुम अपने साथ रहो सिर्फ। और डरना तो किसी कीमत पे भी नहीं, क्योंकि अपन जब डरते हैं ना तो दुनिया और डराती है। भरोसा रखो और जल्दी से हार मत माना करो। हार को भी एक लंबा वो दे दो डिस्टेंस, कि चल तू जितना हराता है हरा, लेकिन मैं नहीं हारने वाली। ये थोड़ा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। बाकी बी स्ट्रांग, अपने आप को स्ट्रांग रखो। ये जो आजकल मोटे हो जाते हैं, अपना ख्याल नहीं रखती हैं, माँ बाप हैं, चलो शादी तो करनी ही है, ये सब मत रखो। इंडिपेंडेंट रहो। इंडिपेंडेंट वुमेन की बड़ी इज्जत होती है खुद की नजरों में। मुझे अपनी नजरों में मेरी इज्जत है। बाकी तो बी प्राउड कि एक औरत पैदा हुई हो, क्योंकि उसके पास ही बहुत ऑप्शंस होते हैं। गीता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया इस इंस्पायरिंग बातचीत के लिए। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिल्म इंडस्ट्री की फाइटर गीता टंडन से यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सेलुलाइट डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज।